हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी और स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लेक्चर में जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिल्स के बारे में। तो आई होप आपने पहले वाले लेक्चर्स अटेंड किए होंगे। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर अटेंड कर सकते हैं। अगर आप वो लेक्चर्स देखेंगे तो आपको आज वाला लेक्चर काफी आसानी से समझ में आएगा और आपको वीडियो लेक्चर के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर उससे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हैमर मिल से। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बॉल मिल कवर कर लिया था, तो अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मिल है हैमर मिल। तो हैमर मिल का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग शाफ्ट। इसके अंदर एक रोटेटिंग शाफ्ट होता है, यानी एक रोटेटिंग रोड टाइप होती है विद हैमर्स अटैच। उसके साथ हैमर्स जुड़े हुए होते हैं, हमारे हथौड़ियां जो होती है उस टाइप के स्ट्रक्चर जुड़े हुए होते हैं। द हैमर्स स्विंग रैपिडली एंड इंपैक्ट द मटेरियल एज इट पासेस थ्रू द चेंबर। एक चेंबर होता है हैमर मिल। मैं आपको पहले उसका डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आपको ये आसानी से समझ में आएगा। तो हमारा हैमर मिल कुछ इस तरीके का दिखता है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये जो एक चेंबर होता है, इस चेंबर के अंदर ये हैमर टाइप के स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं और ये जो रोटेटिंग शाफ्ट है या ये रोलर बेयरिंग जो दिखा रखा है, इस शाफ्ट से हमारे हैमर जुड़े हुए होते हैं हैवी ड्यूटी चेन्स के द्वारा। और क्या होता है, जैसे ये मोटर या शाफ्ट घूमता है तो ये हैमर्स भी रैपिडली स्विंग करते हैं और इसके साथ इनके अंदर मूवमेंट होता है। और जैसे ही मूवमेंट होता है तो इसके अंदर हम जो भी मटेरियल डालते हैं, ये मटेरियल इन हैमर से स्टक होता है, इनसे टकराता है और उसका साइज रिडक्शन हो जाता है। तो हम देखेंगे हमारे स्लाइड के अंदर कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट। इसमें रोटेटिंग शाफ्ट होती है, हैमर्स उसके साथ जुड़े हुए होते हैं जैसा आपने डायग्राम में देखा। द हैमर स्विंग रैपिडली एंड इंपैक्ट द मटेरियल एज इट पासेस थ्रू द चेंबर। जैसे ही चेंबर से मटेरियल पास होता है तो रोटेटिंग हैमर्स होते हैं हमारे, वो स्विंग होते हैं और उससे टकराते हैं मटेरियल से और उसका साइज रिडक्शन कर देते हैं। अब इसका अगला पार्ट है स्क्रीन्स। तो स्क्रीन क्या होते हैं, हमारे जो हैमर मिल है उसका जो आउटलेट है, जहां से साइज रिडक्शन होने के बाद पार्टिकल बाहर निकल कर आता है, वहां पर एक स्क्रीन या एक पर्दे जैसा या एक सीव, एक छलनी जैसी लगाई हुई होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो भी पार्टिकल हुए हैं जिनका साइज रिडक्शन हो चुका है वो छनकर बाहर निकलेंगे ताकि हमें एक इक्वल साइज के पार्टिकल्स मिल सके। इसीलिए स्क्रीन का यूज इसमें होता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसकी वर्किंग के ऊपर। अब वर्किंग इसके किस तरीके से काम करता है, तो इसका ऑपरेशन अब ये कैसे काम करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एज मटेरियल एंटर्स द हैमर मिल, जैसे ही हैमर मिल में मटेरियल एंटर करता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका इनलेट है जहां से मटेरियल डाला जाएगा और इसके अंदर से मटेरियल एंटर करेगा। इट स्ट्रक्स बाय रैपिडली रोटेटिंग हैमर्स। यहाँ पर ये हैमर्स लगे हुए हैं जो चेन के द्वारा इस रोटेटिंग शाफ्ट से जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे ही मटेरियल इससे एंटर करता है तो ये घूमते हुए हैमर से टकराता है, दैट ब्रेक्स डाउन इट इनटू स्मॉलर पीसेस। जैसे ही वो उनसे टकराता है तो वो हैमर्स उसे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे द मटेरियल इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय इंपैक्ट एंड शेयरिंग फोर्सेस। इसके बाद क्या होता है, जो मटेरियल होता है टूटने के बाद, अब इसके अंदर क्या होता है, डबल हैमर वाला सिस्टम होता है। एक तरफ ये वाले हैमर से, दूसरी तरफ ये, तो एक तरफ के हैमर्स अपने ऊपर की तरफ घूम रहे हैं और दूसरे वाले नीचे की तरफ घूम रहे हैं। तो जैसे एक बार वो टूट गया पार्टिकल, उसके बाद इसमें क्या होता है कि वो पार्टिकल, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक पेन की हेल्प से, जैसे ये पेन हमारा मटेरियल है तो इसके जो रोटेटिंग शाफ्ट होगा उसके अंदर ये मटेरियल आकर यहाँ टकरा जाएगा और दूसरे जो दोनों तरफ के हैमर्स होंगे उसको इस तरीके से स्ट्रक करेंगे कि ये अब यहाँ अटक चुका है, अब दोनों तरफ से इस पे फोर्स लगेगा तो ये शेयर हो जाएगा। तो ये जो शेयरिंग फोर्सेस होते हैं उसको फाड़ देते हैं या इसको अच्छी तरीके से तोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ दिया गया है कि इंपैक्ट, जैसे वो हैमर से टकराता है तो उस पर इंपैक्ट फोर्स लगता है और दो हैमर के बीच में आ जाता है तो उस तरीके से उस पर ऐसा फोर्स लगता है जिससे वो टीयर अप होने को तैयार हो जाता है। तो वो हमारे शेयरिंग फोर्सेज होते हैं। तो ये फोर्सेस उस पर तब तक अप्लाई होते रहते हैं, तब तक उसे तोड़ते रहते हैं जब तक वो स्क्रीन के थ्रू पास ना हो जाए, जब तक यहाँ से पिसकर और इस स्क्रीन के थ्रू पास होकर बाहर ना निकल जाए, तब तक वो मटेरियल उसके अंदर उन हैमर्स द्वारा स्ट्रक किया जाता है। द स्क्रीन साइज डिटरमाइंस पार्टिकल साइज। अब हमारी जो छलनी होती है जिसके अंदर जितने साइज के छेद रहेंगे उतने ही साइज के पार्टिकल्स हमारे बाहर निकलेंगे। तो जो स्क्रीन की साइज होती है वही हमारे पार्टिकल की साइज को डिटरमाइन करती है। टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग, अब इसमें किस किस तरीके की ग्राइंडिंग होती है। कोर्स टू मीडियम पार्टिकल साइज रिडक्शन होता है। कोर्स मतलब होता है हमारा, मतलब ज्यादा फाइन नहीं होगा बट थोड़ा दरदरा या थोड़ा मोटा पार्टिकल जिसे बोलते हैं, उससे लेकर के मीडियम साइज के पार्टिकल तक की रिडक्शन ये करता है। इसके बाद हम ये आप डायग्राम देख सकते हैं आपको आसानी से समझाने के लिए। इसके अंदर ये इनलेट है जिसके अंदर से मटेरियल डाला जाता है, ये इसका चेंबर है जिसके अंदर ये हैमर्स लगे हुए हैं और ये चेन द्वारा इस रोटेटिंग शाफ्ट से अटैच है। जैसे ये घूमते हैं मटेरियल एंटर होता है तो ये स्ट्रक होता है और इसकी ग्राइंडिंग यहाँ हो जाती है और इसका साइज रिडक्शन होने के बाद ये इस के थ्रू बाहर निकलेगा और यहाँ एक स्क्रीन लगी हुई रहती है जिससे ये छनकर सेम साइज के पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है।
हाई कैपेसिटी मेकिंग इट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम प्रोसेसिंग, इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, इसीलिए इस पे बड़े दर पर यानी लार्ज क्वांटिटीज को ग्राइंड करने के अंदर या उनके साइज रिडक्शन में इसका यूज किया जाता है। वर्सेटाइल, ये काफी वर्सेटाइल है, मतलब अलग अलग तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। हैंडल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, ये अलग अलग तरीके के मटेरियल्स का साइज रिडक्शन कर सकता है। और इसका अगला पॉइंट है सिंपल डिजाइन एंड ऑपरेशन, इसका डिजाइन काफी सिंपल है और इसको ऑपरेट करना भी काफी आसान होता है। अब ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए, अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। लेस इफिशिएंट फॉर फाइन ग्राइंडिंग, अब आपने देखा था कि वहां स्क्रीन है, अगर स्क्रीन के जो पार्टिकल पास होगा, अगर उस छेद की साइज 10 मिलीमीटर है तो 10 मिलीमीटर से छोटे साइज के पार्टिकल्स पहले ही उसमें से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा होता है। तो इसमें लेस इफिशिएंट फॉर फाइन ग्राइंडिंग, मतलब इसमें ज्यादा फाइन ग्राइंडिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दिया गया है, इसका टाइप है कोर्स टू मीडियम ग्राइंडिंग, यानी ये मोटे दरदरा ऐसा ही उसको ग्राइंड कर सकता है। अगला पॉइंट है प्रोड्यूसेस हीट विच कैन डिग्रेड हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, अब इसमें ग्राइंडिंग के दौरान या इसके अंदर साइज रिडक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है और वो हमारे हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, हमारे हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं कुछ वोलेटाइल ड्रग्स जैसे कि मेंथोल और कैम्फोर, और कुछ सेंसिटिव ड्रग्स भी होते हैं जो हीट को टॉलरेट नहीं कर पाते। अगला पॉइंट है इसके अंदर इनकंसिस्टेंट पार्टिकल साइज, यानी इसके अंदर जो हमारी स्क्रीन है उसके अंदर कई बार छोटे पार्टिकल्स भी फिल्टर आउट हो जाते हैं और नॉर्मल पार्टिकल्स फिल्टर आउट होते हैं और बड़े पार्टिकल्स अंदर ही रुक जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर इक्वल साइज के पार्टिकल्स का साइज रिडक्शन नहीं हो पाता है, इस वजह से एक इसका डिसएडवांटेज है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ। अब अगला हमारा टाइप ऑफ मिल है फ्लूइड एनर्जी मिल, जिसे हम जेट मिल भी कहते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे। इसका चेंबर का शेप होता है सिलेंड्रिकल या कोनिकल, या तो एक सिलेंडर की तरह है या एक कोन की तरह इसका शेप होता है। डिजाइन टू फैसिलिटेट हाई स्पीड एयर फ्लो, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि इसके अंदर एयर फ्लो जो हाई स्पीड पे होता है वो इसके अंदर आसानी से हो सके। और इसके अलावा इसके पार्ट्स होते हैं एयर जेट्स होते हैं, मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। कंप्रेस्ड एयर और स्टीम इज इंजेक्टेड थ्रू नोजल्स टू एक्सेलरेट पार्टिकल्स, एक इसके अंदर कई 3 या 4 जगह ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां से कंप्रेस्ड एयर या स्टीम को इंजेक्ट किया जाता है ताकि पार्टिकल्स जल्दी से मूव करके चेंबर के अंदर जाए और वहां पर उनका साइज रिडक्शन हो सके। और इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि नो मूविंग पार्ट, इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है जो पार्टिकल्स की ग्राइंडिंग करता है या कुछ और करता है। रिलाइज ऑन एयर प्रेशर फॉर ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के लिए सिर्फ एयर प्रेशर पे ही रिलाई करता है या एयर प्रेशर पे ही ये निर्भर करता है। नो मैकेनिकल पार्ट्स इन्वॉल्व, इसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मटेरियल इनलेट और आउटलेट, इसके अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो मटेरियल इनलेट जहां से मटेरियल को डाला जाता है और वो चेंबर के अंदर जाता है, और दूसरा होता है मटेरियल आउटलेट जहां से ग्राइंड और किया हुआ फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं फॉर फीडिंग मटेरियल एंड कलेक्टिंग द फाइन प्रोडक्ट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग, इसके काम कैसे करता है। मटेरियल एंटर्स द चेंबर, जैसे ही मटेरियल चेंबर के अंदर एंटर करता है, वेयर इट इज एक्सेलरेटेड बाय हाई स्पीड प्रेशर और स्टीम जेट, जहां पर इसको उस चेंबर के अंदर हाई स्पीड के अंदर जो हमारा एयर फ्लो होता है उसके द्वारा एक्सेलरेट किया जाता है और स्टीम इसके अंदर इंजेक्ट की जाती है नोजल्स के थ्रू। द पार्टिकल कोलाइड विद ईच अदर एट हाई स्पीड, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से ही टकरा जाते हैं और इससे उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेकिंग डाउन इनटू फाइनर पार्टिकल्स, और वो इस तरीके से फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द ग्राउंड मटेरियल इज कलेक्टेड बाय ए साइक्लोन और फिल्टर, जो ग्राउंड मटेरियल यानी एंड प्रोडक्ट जो हमारा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है साइक्लोन और फिल्टर के द्वारा यानी आउटलेट के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आप देख सकते हैं हमारा जेट मिल है जिसका डायग्राम है, या एनर्जी फ्लूइड मिल है जिसका डायग्राम है। यहाँ एक कोनिकल या सिलेंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर है, ये इसका इनलेट है, यहाँ पर मटेरियल डाला जाएगा और वो होता हुआ इस चेंबर के अंदर आ जाएगा। एक तो ये, एक ये, यहाँ 3 से 4 हमारे इनलेट्स होते हैं जहाँ से स्टीम इंजेक्ट की जाती है। अब इससे क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं और यहाँ से होते हुए ये पिसने के बाद यहाँ से ये बाहर निकल जाते हैं। ये इसका आउटलेट एरिया है और इसी से इसके अंदर ग्राइंडिंग की प्रोसेस होती है। अभी हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। प्रोड्यूसेस अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, ये अल्ट्रा फाइन यानी काफी फाइन पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। माइक्रोन टू नैनोमीटर स्केल, यानी बहुत ही छोटे लेवल पे जिसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। नो हीट जनरेशन, इसमें कोई भी हीट जनरेट नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। आइडियल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए भी आइडियल यानी सही होता है। ड्राई मिलिंग, इसके अंदर ड्राई मिलिंग होती है। गुड फॉर मटेरियल सेंसिटिव टू मॉइस्चर, ऐसे मटेरियल जो नमी या मॉइस्चर से अफेक्ट होते हैं उनके लिए काफी बढ़िया है, उनकी ग्राइंडिंग इसमें आसानी से हो जाती है। अब ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। हाई एनर्जी कंजप्शन ड्यू टू कंप्रेस्ड एयर और स्टीम, कंप्रेस्ड एयर और स्टीम का यूज करने की वजह से इसके अंदर एनर्जी काफी ज्यादा यूज हो जाती है
और अगला पॉइंट है एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी इसके अंदर इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको चलाने के लिए, और इसके जो जो इक्विपमेंट्स है, इसके अंदर जो जो पार्ट्स यूज होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, इस वजह से ये इसको अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और अगला पॉइंट है लिमिटेड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बेटर फॉर स्मॉल बैचेस। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन इसमें नहीं हो पाता है, छोटे स्केल पर हम लोग रिडक्शन करना चाहे, साइज रिडक्शन करना चाहे तो उसके लिए काफी यूजफुल है। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हमारा अगला टाइप ऑफ मिल या फिर अगला टाइप ऑफ ऐसा इक्विपमेंट जो साइज रिडक्शन में हेल्प करता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेटर। डिसइंटीग्रेटर के अंदर हम लोग सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इसके दो पार्ट्स होते हैं मेजर, रोटर एंड स्टेटर। डिसइंटीग्रेटर कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग रोटर, रोटेट करने वाला पार्ट हमारा रोटर होता है जो घूमता है वो, एंड ए स्टेशनरी स्टेटर, एक ऐसा पार्ट जो एक ही जगह रहता है या स्थिर रहता है वो हमारा स्टेटर होता है। द रोटर इज टिपिकली इक्विप्ड विद शार्प ब्लेड्स एंड हैमर्स। जो हमारा रोटर पार्ट होता है उसके अंदर शार्प ब्लेड्स, तीखी ब्लेड्स और उसके अलावा हैमर्स भी उसके साथ अटैच होते हैं। हाउसिंग, द रोटर एंड द स्टेटर आर इनक्लोज्ड इन अ हाउसिंग। एक हमारा जो ये कंप्लीट जो सिस्टम होता है, जो रोटर और स्टेटर होता है, ये एक कंप्लीट हाउसिंग के अंदर इनक्लोज होता है, एक बंद होता है, जो कि हमारे पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है एंड कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मटेरियल, और मटेरियल के फ्लो को कंट्रोल करता है। मटेरियल टू बी प्रोसेस्ड इज फेड इनटू द मिल थ्रू एन इनलेट, एक इनलेट के थ्रू हम मटेरियल को डालते हैं मिल के अंदर। उसके अलावा आउटलेट इसका अगला पार्ट है। आउटलेट वो होता है जहां से वो फाइन करा हुआ हमारा जो पार्टिकल्स होते हैं, या आफ्टर द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन जो भी हमारा पार्टिकल या फिर जो सब्सटेंस हमें मिलता है उसको कलेक्ट करने वाली प्लेस को हम आउटलेट कहते हैं। द फाइनली ग्राउंड और डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल इज डिस्चार्ज थ्रू एन आउटलेट, एक आउटलेट के थ्रू जो फाइन किया हुआ मटेरियल होता है उसे वहां से बाहर निकाला जाता है। इसके साथ हम बढ़ेंगे हमारी अगली स्लाइड पे। अब इसकी वर्किंग हम देखेंगे कि डिसइंटीग्रेटर काम कैसे करता है। द मटेरियल इज फेड इनटू द डिसइंटीग्रेटर चेंबर। अब डिसइंटीग्रेटर का जो चेंबर होता है उसके अंदर हम मटेरियल डालते हैं, where it comes into contact with the rotating blades और hammers, जहां वो रोटर के रोटेटिंग हैमर्स और ब्लेड्स के कांटेक्ट में आता है। जैसे ही रोटर घूमता है हाई स्पीड पे तो मटेरियल को क्या किसका सामना करना पड़ता है, मटेरियल को हैमर्स से टकराना पड़ता है, ब्लेड से वो कट जाता है, इसके थ्रू उसको मिलता है शेयरिंग फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जिससे वो बीच से टूट जाए या फट जाए, और इम्पैक्ट वो हैमर से टकराएगा तो वो इम्पैक्ट फोर्स वहां पर लग जाता है और उसकी ग्राइंडिंग भी वहां पर हो जाती है फ्रॉम शार्प ब्लेड्स और हैमर्स और शार्प ब्लेड्स के थ्रू उसकी वहां पर ग्राइंडिंग हो जाती है, उस पर इम्पैक्ट का फोर्स पड़ता है, शेयरिंग फोर्स भी उस पर अप्लाई होता है, इसके थ्रू उसकी कंप्लीट साइज रिडक्शन हो जाती है। द मटेरियल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जो हमारा मटेरियल हमने डाला था वो छोटे पार्टिकल्स में अब टूट चुका है, एज इट इज फोर्स थ्रू रोटर एंड स्टेटर, रोटर और स्टेटर के थ्रू उस पे फोर्सेस अप्लाई हुए उनकी वजह से। वेयर द स्टेटर हेल्प्स कंट्रोल द साइज ऑफ द आउटपुट। अब यहाँ पर मेन बात ये दी गई है, जो हमारा डिसइंटीग्रेटर का स्टेटर पार्ट होता है वो यहाँ पर पार्टिकल की साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। द डिसइंटीग्रेटर मटेरियल एग्जिट्स द मिल थ्रू द आउटलेट, आउटलेट के थ्रू जो हमारा मटेरियल है जिसका साइज रिडक्शन हो चुका है, जो फाइन पार्टिकल्स है वो मिल से बाहर निकल जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी के साथ अब हम देखेंगे अगले स्लाइड पे जहां पर दिया हुआ है डिसइंटीग्रेटर का डायग्राम। ये लैब्स वगैरह में यूज होने वाले डिसइंटीग्रेटर का डायग्राम है, कंप्लीट हाउसिंग से पैक है, जिसके अंदर रोटर और स्टेटर हमारे पार्ट्स आ जाते हैं और इसके अंदर ही साइज रिडक्शन होता है। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। इसके हमारे डिसइंटीग्रेटर के एडवांटेजेस है इफिशिएंट साइज रिडक्शन, इसके अंदर काफी इफिशिएंट यानी बहुत अच्छे तरीके से साइज रिडक्शन होता है। इट कैन रिड्यूस मटेरियल्स टू फाइनर साइज क्विकली एंड इफेक्टिवली, बहुत ही जल्दी और कारगर तरीके से ये हमारे मटेरियल को फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। वर्सेटाइल, ये काफी वर्सेटाइल यानी अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है। सुटेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ मटेरियल, इसमें काफी अलग अलग तरीके के मटेरियल्स का साइज रिडक्शन हो सकता है, इंक्लूडिंग हार्ड एंड फाइबरस सब्सटेंसेस। हार्ड यानी कठोर और फाइबरस ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर फाइबर्स होते हैं उनका भी ये साइज रिडक्शन कर सकता है। हाई कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। कैन हैंडल लार्ज क्वांटिटीज, लार्ज क्वांटिटीज के अंदर भी हम बड़े स्केल पे भी साइज रिडक्शन कर सकते हैं मटेरियल्स का। इन कंटिन्यूस ऑपरेशंस यानी लगातार काफी लंबे समय तक हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे जहां हम देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। हीट जनरेशन, इसके अंदर हीट जनरेट होती है। आप देखेंगे कि जितने भी मिल्स है उन सबकी एक ना एक प्रॉब्लम है कि उनके अंदर हीट जनरेट होता है, एक्सेप्ट द जेट मिल। जेट मिल के अंदर हीट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है, बाकी सभी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। द ग्राइंडिंग प्रोसेस कैन जनरेट हीट, ग्राइंडिंग प्रोसेस के अंदर हीट जनरेट होती है, which may not be suitable for heat sensitive material, जो heat sensitive materials के लिए suitable नहीं होती है। heat sensitive materials हमारे वही रहेंगे volatile drugs जैसे कि menthol और camphor और कुछ sensitive drugs। अब इसका अगला disadvantage है wear and tear, the rotor and blade
कैन वियर आउट आवर टाइम एंड नीड मेंटेनेंस। हमारे जो रोटर पार्ट है उसके अंदर हमारे हैमर्स और ब्लेड्स लगे हुए रहते हैं, अब वो क्या लगातार यूज करते रहेंगे और ग्राइंडिंग करते रहेंगे, तो उस वजह से हो सकता है वो भी डैमेज हो जाए और वो भी टूट फूट जाए। और इसके अंदर ये होता है कि वो जल्दी टूट फूट जाते हैं, तो उसको रेगुलर टाइम पे चेकअप की जरूरत पड़ती है और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये थोड़ा कॉस्ट कंज्यूमिंग है। इसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा नॉइज है। डिसइंटीग्रेटर कैन बी नॉइजी ड्यू टू हाई स्पीड रोटर मूवमेंट। हाई अगर रोटर इसके अंदर हाई स्पीड में मूवमेंट करता है तो इस वजह से काफी ये नॉइजी होता है, काफी आवाज करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये नॉइज पोल्यूशन भी कर सकता है। इस वजह से एक इसका डिसएडवांटेज है। और इसी के साथ अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पर इसकी एप्लीकेशंस यानी ये किन किन चीजों में यूज होता है वो दिया गया है। यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन हार्ड एंड फाइब्रस मटेरियल। इसमें हार्ड और फाइब्रस ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें फाइबर होते हैं उन मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि वुड हमारी लकड़ी और हमारा कच्चा जो मटेरियल होता है उनको, प्लास्टिक हमारे स्पाइसेस मसाले वगैरह को भी पीसने में इसका यूज किया जाता है, और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस जो हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वगैरह होते हैं उनको भी। कैन बी यूज इन फूड इंडस्ट्रीज। ये फूड इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है या फूड इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। एंड मिनरल प्रोसेसिंग फॉर कोर्स टू फाइन ग्राइंडिंग। और मिनरल प्रोसेसिंग में भी इसका यूज होता है। कोर्स टू फाइन ग्राइंडिंग का मतलब है, कोर्स मतलब देख सकते हैं ज्यादा बारीक नहीं, थोड़ा मोटा और दरदरा टाइप, उसको बोलते हैं कोर्स। उससे लेकर के फाइन ग्राइंडिंग ये कर देता है। तो ये इसके यूज हो गए हैं जो कि आज ने हमने हमारे इस लेक्चर में कवर किए हैं। इसके साथ हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो पूछ सकते हैं। कमेंट्स में आपका कोई भी डाउट हो तो वहां भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये जो लेक्चर है इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।